हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। ये वीडियो सभी को पता है, वैसे एमए फाइनल हिस्ट्री जे को महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी है उन सब का महत्वपूर्ण वीडियो है। और ये जो अपना पेपर 8वां आधुनिक भारत जो कि 1919 से लेकर 1947 या आप 1950 मान लीजिए, जो भी रहने वाला उन सब के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उन सब के प्रश्नों की हम बात करेंगे। और इसकी दोस्तों पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम चैनल, इसकी जो लिंक दे रखी है, आप सर्च करोगे मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी तो आपको मिल जाएगा और आप वहां से भी प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि सर्वोदय का अर्थ बताते हुए जयप्रकाश नारायण के विचारों को स्पष्ट करो। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सर्वोदय का अर्थ सभी का उदय या सभी का कल्याण। यह एक सामाजिक, आर्थिक और नैतिक दर्शन है जिसका उद्देश्य संपूर्ण समाज के सर्वांगीण विकास और समानता को सुनिश्चित करना है। ये विचार गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे आगे चलकर जयप्रकाश नारायण ने और अधिक व्यापक रूप से व्याख्या स्थापित और व्यवहारिक रूप से प्रदान किया था। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सर्वोदय शब्द है वो गांधी जी के द्वारा दिया गया, जिसे जयप्रकाश नारायण आगे ले जाते हैं और अपने द्वारा उसको व्यापक रूप से क्या करते हैं, व्याख्या सहित, अर्थात उसका अर्थ स्पष्ट करके आगे उसको व्यवहार में उतारने के लिए कहते हैं। तो जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय संबंधी अगर विचारों की बात करें तो समाजवादी दृष्टिकोण पहला है पॉइंट। समाजवादी दृष्टिकोण, जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय को समाजवादी सिद्धांतों के साथ जोड़ा। उनके अनुसार समाज का प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से संसाधनों और अवसरों का भागीदार हो। वे किसी भी प्रकार के वर्ग भेद और शोषण के विरोधी थे। क्या थे? शोषण के विरोधी थे दोस्तों। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि वर्गहीन और शोषण मुक्त समाज। तो किस प्रकार होगा? तो उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की कि जहां कोई अमीर गरीब का भेद नहीं हो। सर्वोदय समाज में न कोई मालिक होगा न मजदूर होगा, बल्कि सभी आपसी सहयोग से जीवन यापन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? सभी आपसी सहयोग से जीवन यापन करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है संपत्ति का विकेंद्रीकरण। संपत्ति का विकेंद्रीकरण कैसे? तो वे पूंजी के केंद्रीकरण के खिलाफ थे। वह पूंजी के केंद्रीकरण के खिलाफ थे। उनका मानना था कि धन और संसाधन कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित न हो, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त होना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है ग्राम स्वराज और विकेंद्रित शासन। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ग्राम स्वराज और विकेंद्रित शासन। दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है। क्या कही है? गांवों को आत्मनिर्भर बनाना। उनका मानना था कि जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे, गांव क्या नहीं होंगे? मजबूत नहीं होंगे, तब तक लोग राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। और पांचवा पॉइंट आता है अहिंसा और नैतिकता। अहिंसा और नैतिकता की अगर बात करें तो गांधीवाद से प्रेरित होकर उन्होंने सर्वोदय को अहिंसा और नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज की संकल्पना के रूप में जोड़ा। वे मानते थे कि सामाजिक परिवर्तन केवल हिंसा रहित तरीकों से ही स्थायी हो सकते हैं। छठा पॉइंट आता है व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन का समन्वय। क्या पॉइंट है? व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन का समन्वय। तो इसमें बताया गया दोस्तों कि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि सर्वोदय केवल बाहरी ढांचे का परिवर्तन नहीं है, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक चरित्र का भी आविष्कार करता है या परिष्कार करता है। यदि व्यक्ति नैतिक और निष्ठावान होंगे तभी समाज भी आदर्श बन सकेगा। निष्कर्ष क्या होता है इसका? तो जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय समाज ऐसी व्यवस्था की कल्पना करता है जहाँ समानता, न्याय, सहयोग और नैतिकता के आधार पर समाज का निर्माण हो। किसके आधार पर हो? नैतिकता के आधार पर समाज का निर्माण हो। उनके विचार आज भी एक आदर्श और समतामूलक समाज के निर्माण की प्रेरणा प्रदान करते हैं। दूसरा प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों कि दलितों के उत्थान हेतु डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का योगदान का वर्णन करो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर भारतीय समाज के एक महान समाज सुधारक थे और संविधान निर्माता और दलितों के अधिकारों के मुखर प्रवक्ता थे। यानी जो भी दलित समाज है उनको शिक्षा देने का कार्य, उनमें जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधार के लिए अगर किसी को महत्व दिया जाता है तो वह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को जाता है। उनका जीवन और विचार दलितों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए समर्पित था। नीचे उनके विचारों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। सबसे पहले पॉइंट आता है सामाजिक समानता का सिद्धांत। कौन सा आता है? सामाजिक समानता का सिद्धांत। इसके अंदर डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि समाज में समानता तभी संभव है जब सभी जातियों को बराबर का अधिकार मिले। क्या मिले?
सभी जातियों का अधिकार मिले, उन्हें छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने का स्पष्ट मत था कि जब तक समाज में जाति का भेद रहेगा तब तक क्या नहीं आएगी, समरसता यानी कोई प्रकार की समानता नहीं आ सकती दोस्तों। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया, शिक्षा को स्वतंत्रता का माध्यम माना। शिक्षा को क्या माना? अगर किसी व्यक्ति को हम शिक्षा देंगे, उसको एजुकेटेड करेंगे, तभी वो क्या होगा, अपने स्वतंत्र माध्यम से अपने खुले विचारों से कुछ सोच सकता है, अर्थात अपने विकास को आगे बढ़ा सकता है। अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। उन्होंने कभी नहीं किया कि समाज में फूट डालो या किसी दूसरे धर्म के प्रति या किसी और के प्रति अलगाव की भावना रखो। अपने धर्म को महत्व दो, अपने शिक्षित बनो और संघर्ष करो। उनका विश्वास था कि शिक्षा ही दलितों को आत्मनिर्भर बना सकती है। वे एक ऐसा यंत्र है कि शिक्षा अगर आपके पास है तो आप आत्मनिर्भर हैं। आप अगर समाज में कुछ बनना चाहते हैं, समाज में अगर नाम करेंगे, तभी आपका वर्चस्व बनेगा। तो उन्होंने दलितों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें बौद्धिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रेरित किया था। तीसरा पॉइंट आता है आर्थिक सशक्तिकरण का विचार। तीसरा पॉइंट है आर्थिक सशक्तिकरण का विचार। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने भूमि सुधार, श्रमिकों के अधिकार, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों की प्रमुखता दिया। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आर्थिक नीतियों में पिछड़े वर्गों को भागीदारी दिलाने की वकालत की थी। चौथा पॉइंट है दोस्तों राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व। क्या है? राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व है। उन्होंने दलितों को राजनीतिक अधिकार देने की जोरदार मांग की। उन्होंने पृथक निर्वाचिका की मांग की ताकि दलित अपने प्रतिनिधि स्वयं चुन सके। हालांकि पुनः समझौते के तहत इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, लेकिन अम्बेडकर दलितों के राजनीतिक सशक्तिकरण के समर्थक रहते हैं। हमेशा से अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों को भी एक अपना अलग वर्चस्व दिया जाए, प्रतिनिधि चुन सके, ताकि राजनीति में भी उनका कुछ एक अलग मत मिल सके। पांचवा पॉइंट आता है धर्म और बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। तो वह क्या करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? बौद्ध धर्म की ओर झुकाव करते हैं। तो अम्बेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा के चलते दलितों को न्याय नहीं मिल सकता। क्या नहीं मिल सकता? दलितों को न्याय मिल सकता। ये विचार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दोस्तों। इसलिए उन्होंने 1956 में हिंदू बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो पूछ लेते हैं कि अम्बेडकर ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो 1956 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। लाखों अनुयायियों के साथ नवयान बौद्ध धर्म की शुरुआत की। उनका बौद्ध धर्म परिवर्तन, आत्मसम्मान और समानता की ओर एक क्रांतिकारी कदम था। कैसा था? क्रांतिकारी कदम माना जाता है। छठा पॉइंट आता है भारतीय संविधान में योगदान। तो आप सभी को पता है भारतीय संविधान में योगदान है उनका, क्योंकि भारत का संविधान लिखना नहीं बल्कि उन्होंने इकट्ठा किया था। तो डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता थे, जबकि उन्होंने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया। क्या किया उन्होंने? एक तो समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया। आपको पूछ लेते हैं कि लिखा किसने था? लिखा नहीं गया था। भारत का संविधान क्या किया गया? संकलित किया गया, एकीकृत किया गया, उनको शामिल किया गया। जैसे मूल अधिकार कहीं से ले लिए, मौलिक कर्तव्य कहीं से ले लिए, या मान लो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कहीं से ले ली। उस प्रकार से उसको एक ऐसा रूप प्रदान किया जो कि भारत का संविधान कहलाया। ठीक है। तो उन्होंने अनुसूचित जातियों, जनजातियों को विशेष सुरक्षा और आरक्षण देने का प्रावधान उन्हीं के प्रयास से हुआ था। निष्कर्ष निकलता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर के विचार आज भी दलित उत्थान की नींव है। उन्होंने न केवल सामाजिक बुराइयों का विरोध किया बल्कि व्यवहारिक समाधान भी दिए। उनके विचार और कार्य भारत में एक समतामूलक समाज की दिशा में मजबूत प्रेरणा प्रदान करते हैं। दोस्तों अगला तीसरा प्रश्न आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि सांप्रदायिक पंचायत से आप क्या समझते हैं? विस्तार से समझाइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सांप्रदायिक पंचायत क्या होती है? तो सांप्रदायिक पंचायत ब्रिटिश सरकार द्वारा 16 अगस्त 1932 को, कब दोस्तों? 16 अगस्त 1932 को घोषित एक निर्णय था, जिसे तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, क्या नाम उनका? ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनका नाम होता है रैमजे मैकडोनाल्ड, ने जारी किया था। इसका उद्देश्य भारत में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना था। ये निर्णय अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर प्रतिनिधित्व देने के संबंध में माना जाता है। तो दोस्तों सांप्रदायिक पंचायत की पृष्ठभूमि क्या है, तो उसको भी आपको देखना है। तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत, कौन सा अधिनियम? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत कुछ समुदायों को पृथक निर्वाचन अधिकार मिल चुके थे, जैसे मुसलमानों को। ये प्रश्न आता है कि सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन किस प्रकार से है, तो 1919 के। ठीक है। तो जैसे मुसलमानों को, फिर आता है दूसरा 1930 और 1932,
1930 और 32 की बात करें तो गोलमेज सम्मेलनों में ये मुद्दा प्रमुख रूप से उठा कि किन किन समुदायों को पृथक निर्णय मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है गांधी जी और कांग्रेस इस व्यवस्था का विरोध कर रहे थे क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता को खतरा था। क्या था दोस्तों? राष्ट्रीय एकता को खतरा था। फिर अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडली की मांग की थी। क्या की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों या अछूतों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडली की मांग करते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है सांप्रदायिक पंचायत की प्रमुख बातें। क्या है प्रमुख बातें? तो पहली बात है कि अलग अलग समुदायों को पृथक निर्वाचनी मंडल प्रदान किए गए। अलग अलग समुदायों को क्या दिए गए? पृथक निर्वाचन मंडली। जैसे मुसलमान या और भी समुदाय जैसे सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन या यूरोपीय, दलित, अछूत, इस प्रकार से क्या दिया गया? उनको अलग अलग प्रदान किया गया था। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि इस पंचायत के अनुसार इस समुदायों के लोग केवल अपने समुदाय के ही प्रतिनिधियों को वोट दे सकते थे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दलितों को पहली बार, किसको? दलितों को पहली बार राजनीतिक रूप से एक स्वतंत्र वर्ग माना गया था। फिर है गांधी जी का विरोध, तो उन्होंने गांधी जी का विरोध भी किया था। तो गांधी जी ने दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिए जाने का विरोध किया क्योंकि इससे हिंदू समाज का विभाजन होगा। सही बात भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर किसी समाज में जैसे मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, तो क्या होकर रहती है कि हमें अलग वर्चस्व दो, अलग राज्य दो, या शिक्षा में अलग अलग पद देने चाहिए। फिर क्या हुआ? उससे भारत का विभाजन हुआ। तो मुस्लिम क्या करने लगे? अलग अलग मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उससे पहले बंगाल विभाजन हुआ। इस प्रकार से क्या होता है? अलग सांप्रदायिकता, अलग क्षेत्रवाद की भावना का विभाजन या शुरुआत हो जाती है। तो गांधी जी का विरोध भी, दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने पुनः जेल में अनशन की घोषणा की। क्या की थी दोस्तों? उन्होंने पुनः जेल के अंदर अनशन की घोषणा की और इसका परिणाम पुनः समझौता 1932 के रूप में हुआ। किसके समझौता हुआ? 1932 के रूप में हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि दलितों को पृथक, जिसमें क्या तय हुआ कि दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल नहीं मिले, लेकिन उन्हें सुरक्षित स्थान यानी रिजर्व सीट होती है ना, जैसे आजकल जैसे कि कितनी विधानसभा लोकसभा की सीटें, उनमें से एससी कितनी होगी, एसटी कितनी होगी, ओबीसी, जनरल या कोई भी कास्ट है, ईडब्ल्यूएस है, तो सबकी क्या अलग अलग रिजर्व्ड सीट होती है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला पॉइंट आता है महत्व और प्रभाव। अगर महत्व और प्रभाव की बात करें तो ये निर्णय भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा देने वाला माना गया। ये जो निर्णय होता है वो क्या करता है? सांप्रदायिकता की धर्म के नाम पर दंगे या समुदाय के नाम पर दंगे बढ़ाने वाला माना गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित आदि समुदायों में अलगाव की भावना को बल मिला। किसकी भावना को? अलगाव की भावना को। इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या होती है? एकता कमजोर आती है। वहीं दलित वर्ग को पहली बार राजनीतिक अधिकारों की मांग के संदर्भ में वैश्विक पहचान मिली। क्या मिली दोस्तों? वैश्विक पहचान मिली थी। अगला चौथा प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन को विस्तार पूर्वक समझाइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को की थी। तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है? 12 मार्च 1930 को शुरू होता है। ये आंदोलन ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों के विरोध में कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करके किया गया। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि की बात करेंगे। तो पृष्ठभूमि क्या है इसकी दोस्तों? कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों की अपेक्षा थी कि ब्रिटिश सरकार स्वराज देगी। क्या देगी? स्वराज देगी। लेकिन रोलेट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड और अन्य दमनकारी नीतियों ने जनता को हिला दिया। तो ये सविनय अवज्ञा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ इससे पहले रोलेट एक्ट हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उससे क्या हुआ? जनता में अलग सोच आ गई, दमनकारी नीति आ गई, जनता को कुछ डर लगने लगा, हिलने लगा। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र होने की मांग कर ली। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। ध्यान रख लेना कि 26 जनवरी 1930 को भारत में क्या मनाया जाता है? सबसे पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लाहौर का जो अधिवेशन था 1929 में होता है। इसके बाद गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को 11 मांगों की एक सूची भेजी और अनदेखी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें आंदोलन की शुरुआत। अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो दोस्तों, तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से, कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की, जिसमें 78 अनुयायी उनके साथ थे। कितने थे? 78 अनुयायी उनके साथ थे।
24 दिनों की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी तट पर नमक कानून का उल्लंघन कर नमक बनाया था। क्या बनाया था? नमक कानून का उल्लंघन करके उन्होंने नमक बनाया और ये एक प्रतीकात्मक कार्य था, लेकिन इससे देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष की लहर पैदा करती थी। तीसरा पॉइंट है आंदोलन के प्रमुख कार्य। अगर आंदोलन के प्रमुख कार्यों की बात करें तो पहला है नमक कानून का उल्लंघन करना, दूसरा शराब की दुकानों का बहिष्कार करना। 2 पॉइंट आता है महत्वपूर्ण। तीसरा आता है विदेशी वस्त्रों की होली बजाना यानी होली जलाना, चौथा है करों का भुगतान नहीं करना, टैक्स नहीं देना, किसी प्रकार का लगा नहीं देना, ब्रिटिश अदालतों और संस्थाओं का बहिष्कार करना। ये होते हैं कुछ इसके कार्य। फिर अगर बात करें इस आंदोलन की विशेषता क्या थी दोस्तों, अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताओं की बात करें तो ये अहिंसात्मक आंदोलन था। किस प्रकार का आंदोलन था? अहिंसात्मक, यानी किसी प्रकार की हिंसा नहीं की गई, किसी प्रकार का उसमें कोई कार्य गलत कार्य नहीं किया गया, लेकिन अधिक व्यापक और उग्र रूप ले लिया था। देश के कोने कोने में लोगों ने इसमें भाग लिया दोस्तों, लेकिन महिलाएं, छात्र, किसान, व्यापारी सभी इसमें शामिल हुए। महिलाओं की भागीदारी इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता रही थी। पूछ लेते हैं कई बार आंदोलन की विशेषता कौन सी नहीं थी, कंपटीशन में भी काम आता है और एमए के एग्जाम चल रहे थे, आज इसमें भी अच्छे से लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर। फिर 5वां पॉइंट आता है ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। तो 1000 कार्यकर्ताओं को जेल में डाला गया और स्वयं गांधी जी को भी मई 1930 में क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया था। सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए सख्त कानून बनाए, लेकिन आंदोलन क्या हुआ दोस्तों? कमजोर नहीं पड़ा। क्या नहीं पड़ा? कमजोर नहीं पड़ा। छठा आता है गांधी इरविन समझौता 1931। क्या पॉइंट है? गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में, और 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता होता है। पूछ लेते हैं गांधी इरविन समझौता किस किस के मध्य होता है? तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को होता है और आंदोलन समाप्त हो जाता है दोस्तों। राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया और गांधी जी लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। 7वां पॉइंट आता है आंदोलन का प्रभाव दोस्तों। क्या आता है? आंदोलन का प्रभाव। तो ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की एकता और उनके दृढ़ निश्चय का अनुभव हुआ था। फिर ये आंदोलन स्वतंत्रता की ओर एक और बड़ा कदम रखा। इसने भारतीय जनता को आत्मविश्वास और राजनीतिक जागरूकता प्रदान की थी। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारत की आज़ादी की नींव को और मजबूत कर दिया, और यह आंदोलन केवल नमक कानून एक सीमित नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश शासन की संपूर्ण अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ जन विद्रोह था। गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्र संग्राम का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। क्या साबित हुआ दोस्तों? निर्णायक मोड़ साबित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक और विचारों का वर्णन करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है ये। अगर इसके उत्तर की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक विचार, उनके स्वतंत्रता समाज में योगदान भारतीय इतिहास में तो महत्वपूर्ण है। उनका दृष्टिकोण क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी, साम्राज्यवाद विरोधी था। नीचे उसके राजनीतिक विचारों और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। तो बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक विचार। किसकी बात करते हैं दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक विचारों की। तो राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता का दृढ़ संकल्प। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए, न कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वायत्तता। उन्होंने गांधी जी के डोमिनियन स्टेट्स के विचार का विरोध किया था। तो गांधी जी के जो डोमिनियन स्टेट्स है उसके विचार का भी विरोध किया। दूसरा पॉइंट आता है क्रांतिकारी उपायों में विश्वास। वे अहिंसा को सम्मान देते, परंतु उनका मानना था कि केवल अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। उन्होंने सशस्त्र संघर्ष का समर्थन किया। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम अहिंसा या और कोई शांतिपूर्ण ढंग से अगर स्वीकार करते हैं तो उससे भी काम नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कुछ 8-10 दिन पहले क्या होता है, पहलगाम के अंदर अपने भारतीय हिंदुओं को क्या किया जाता है? गोलियों से भून दिया जाता है, या वहाँ से 25-26 लोगों की क्या हो जाती है? पर्यटकों की हत्या कर दी जाती है आतंकवादियों के द्वारा। लेकिन उसका जवाब धीरे धीरे देकर आज जब 7 मई होती है, 7 मई 2025 को क्या किया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री उसके द्वारा सेना को एक ऐसा आदेश दिया जाता है, रात को 1:25 के अंदर वहाँ पे किया जाता है, आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर क्या करते हैं? उन पर गोलियां चलाते हैं और वहाँ पर हवाई एयर के माध्यम से उन पर आक्रमण करते हैं, उनको सबक सिखाते हैं। फिर अगला पॉइंट अगर बात करें उसके राजनीतिक विचार में हमने बात की, तो फिर समाजवाद का समर्थन। तो दोस्तों बोस एक समाजवादी विचारक थे।
वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में समाजवाद आधारित ढांचा होना चाहिए जिसमें गरीबी, शोषण और असमानता समाप्त हो, सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता। तो उनका मानना था कि भारत को एक शक्तिशाली और केंद्रीकृत नेतृत्व की आवश्यकता है जो कठोर निर्णय लेने में सक्षम होता है। अगर दोस्तों आप भी भारतीय सेना के साथ हैं तो अभी क्लास चालू के अंदर वीडियो के अंदर आप सभी जय हिंद कमेंट जरूर करें, ताकि जय हिंद करने से यूट्यूब पर या हर जगह आपका एक जय हिंद जाएगा तो एक सम्मान की दृष्टि से देखेगा। तो सभी जय हिंद का कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला 5वां पॉइंट आता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। बोस ने भारत की आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की थी। उन्होंने जर्मनी, जापान जैसे देशों में सहयोग मांगा और वहां भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया था। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। तो किस प्रकार सुभाष ये बोस है वो अपने क्या करते हैं, स्वतंत्र संग्राम में योगदान देते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका। पहला पॉइंट क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। कितनी बार बने, 2 बार अध्यक्ष बने। 1938 से हरिपुरा, 1939 से त्रिपुरी। तो उन्होंने कांग्रेस के भीतर समाजवादी और क्रांतिकारी विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया। दूसरा पॉइंट है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो दोस्तों कांग्रेस से मतभेद होने के बाद उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी बनाई जिसका उद्देश्य था भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता। क्या था, भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता। तीसरा पॉइंट है आज़ाद हिंद फौज INA, उसका गठन। तो दोस्तों बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ये प्रश्न आता है कंपटीशन में भी पूछते हैं कि बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किसकी सहायता से होता है, जापान की सहायता से होता है। इस फौज ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा और भारत में राष्ट्रीय भावना को प्रज्वलित किया था। फिर चौथा पॉइंट आता है दिल्ली चलो का नारा। कौन सा पॉइंट है, दिल्ली चलो का नारा। तो बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो जैसे प्रेरणादायक या ऐसे संघर्ष, ऐसे नारे जैसे लाखों युवाओं को प्रेरित करने वाले नारे थे। 5वां पॉइंट आता है रेडियो और प्रचार माध्यमों का प्रयोग। तो उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की जिससे उन्होंने विदेशों में रह रहे भारतीयों में स्वतंत्रता की चेतना जगाई थी। निष्कर्ष क्या है, तो सुभाष चंद्र बोस का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणादायक, क्रांतिकारी और निर्णायक रहा। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत किया था जिससे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छे से इसको देख के जाना और PDF इसकी पढ़ के जाना। PDF आपको पता ही है टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है, आप देखते हो तो आप पढ़ सकते हो वहाँ पे। अगला 6वां प्रश्न है 1935 अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं लिखो। इससे पहला जो एग्जाम हुआ था अपने 5 तारीख को, उसमें पूछा था 1919 के जो अधिनियम की विशेषताएं उसका प्रश्न आया था। क्या पता आपकी बार प्रश्न आ जाए 1935 वाला, तो इसको भी अच्छे से याद करके जाना। इसके उत्तर की बात करते हैं तो 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत के ब्रिटिश शासनकाल का सबसे व्यापक अधिनियम था। क्या था, भारत के शासनकाल का सबसे व्यापक अधिनियम था। इसकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। तो दोस्तों 1935 अधिनियम की कुछ विशेषताएं, अगर 1935 अधिनियम की विशेषताओं की बात करें तो पहला आता है संघीय शासन की स्थापना। पहला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, संघीय शासन की स्थापना। इस अधिनियम ने भारत में एक संघीय ढांचे की व्यवस्था की थी जिसमें राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया। हालांकि ये संघ कभी अस्तित्व में नहीं रहा क्योंकि अधिकांश देशी रियासतों ने इसमें सम्मिलित होने से इनकार कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रांतीय स्वशासन। प्रांतीय स्वशासन, तो प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त कर दी गई और संपूर्ण स्वायत्ता दी गई। प्रांतीय मंत्रियों को अधिक शक्तियां और स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तीसरा पॉइंट आता है केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन। दोस्तों केंद्र स्तर पर द्वैध शासन की स्थापना की गई जिसके तहत गवर्नर जनरल के पास कार्यपालिका शक्ति थी, लेकिन वह 2 भागों में बंट गई, एक तो कार्यकारी परिषद और एक परामर्शदात्री परिषद। ध्यान रख लेना, जो केंद्रीय स्तर पर जो केंद्र द्वैध शासन की व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, 2 भागों में बंट जाती है, एक तो कार्यकारी परिषद और एक परामर्शदात्री परिषद हो जाती है। चौथा पॉइंट आता है विधायी शक्तियों का पुनर्वितरण। विधायी शक्तियों का पुनर्वितरण किस प्रकार, तो केंद्र और प्रांतों के बीच 3 सूचियां बनाएगी। कितनी सूचियां बनेगी, 3 सूचियां बनेगी। एक तो संघ सूची यूनियन लिस्ट, राज्य सूची प्रोविजनल लिस्ट, तीसरी आती है समवर्ती सूची यानी कनक्रेस्टल लिस्ट। ठीक है दोस्तों। 5वां पॉइंट आता है वैश्विक मताधिकार नहीं। इस अधिनियम में सीमित मताधिकार था, केवल कुछ ही लोग जो कुछ आर्थिक या शैक्षणिक योग्यता रखते थे वे वोट डाल सकते थे। क्या कर सकते थे, वोट या मत दे सकते थे। अगला 6वां पॉइंट आता है संविधान सभा का प्रावधान नहीं।
तो किस प्रकार इस अधिनियम में भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था। 7वां पॉइंट आता है संरक्षक गवर्नर और गवर्नर जनरल की शक्तियां। तो इसको भी बात ध्यान से रखना कि प्रांतीय गवर्नर और केंद्र के गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार और वीटो पावर दी गई थी, जिससे वे किसी भी निर्णय को पलट सकते थे। 8वां पॉइंट आता है अलग निर्वाचिका की व्यवस्था। दोस्तों, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि समुदायों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचिका की व्यवस्था की गई थी। यानी सांप्रदायिक निर्वाचिका मताधिकार की अगर बात कर लें तो किसके अधिनियम के तहत की गई थी? 1935 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 1935 के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो उच्चतम न्यायालय संस्था बनाई जाती है। फिर अगला पॉइंट है सातवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। मौलाना अब्दुल कलाम के बारे में बताते हुए राजनीतिक विचारों पर टिप्पणी करिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता, शिक्षाविद और विचारक थे। उनका राष्ट्रवाद व्यापक, समावेशी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर आधारित था। उनके राष्ट्रवाद के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला पॉइंट आता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद। क्या आता है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद। मौलाना आजाद का मानना था कि भारत केवल हिंदुओं या मुसलमानों का नहीं है, बल्कि सभी धर्मों और समुदायों का बसाया देश है। वे सांप्रदायिकता के सख्त विरोधी थे और धर्म के आधार पर विभाजन के खिलाफ भी थे। यानी मौलाना जो अब्दुल कलाम है वो कभी नहीं चाहते कि भारत का विभाजन धर्म के नाम पर हो, किसी समुदाय के आधार पर हो। दूसरा पॉइंट आता है हिंदू मुस्लिम एकता। अगर हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें तो उनका राष्ट्रवाद हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित था। वे मानते थे कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत में दोनों समुदायों की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं मुसलमान हूं और गर्व करता हूं कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं क्या हूं? भारतीय हूं। कहने का मतलब है कि आप हिंदू को हिंदू या मुस्लिम ने कहकर अगर आप भारतीय को अपनाते हो, वह सबसे बड़ा धर्म होता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है ब्रिटिश विरोध और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। क्या पॉइंट है? ब्रिटिश विरोध और स्वतंत्रता संग्राम में विरोध या योगदान। तो वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे और स्वराज की प्राप्ति के लिए गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। उन्होंने अल हिलाल और अल बलाग जैसे अखबारों के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रवाद का प्रचार किया। चौथा पॉइंट है शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार माना। उन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास और विज्ञान के विकास के लिए संस्थाओं की स्थापना में योगदान किया था, जैसे IIT, UGC, साहित्य अकादमी। ध्यान रख लेना। तो मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा एक तो IIT, UGC और साहित्य अकादमी की स्थापना होती है, और ये भारतीय संस्कृति, इतिहास, विज्ञान के विकास में भी क्या देते हैं? महत्वपूर्ण योगदान अपना प्रदान करते हैं। 5वां पॉइंट है दोस्तों विभाजन का विरोध। विभाजन का विरोध कैसा? कि जो भी राष्ट्र विभाजन हुआ था भारत का और पाकिस्तान का, तो मौलाना आज़ाद ने भारत के विभाजन का प्रबल विरोध किया। पाकिस्तान की अवधारणा के खिलाफ थे और मानते थे कि इससे भारतीय मुसलमानों को क्या होगा? नुकसान होगा। निष्कर्ष, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का राष्ट्रवाद स्वधर्म, समभाव, एकता और अखंडता पर आधारित था। उनका दृष्टिकोण आज भी भारत की धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव को मजबूत करता है। क्या करता है दोस्तों? मजबूत करता है। अगला प्रश्न आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? इसके क्या कारण थे? मुझे पता है अभी तक आपने क्लास को, वीडियो को लाइक नहीं किया और ना आपने कमेंट करके बताया कि क्लास कैसी है, और ना आपने अभी तक जय हिंद कमेंट किया है। पहले सभी वीडियो को लाइक करें और जय हिंद कमेंट करें सभी। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक और महत्वपूर्ण चरण था। ये आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई, यानी तब उस समय मुंबई था, मुंबई प्रांत भी कहते हैं उसको, तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो यानी डू और डाई का नारा देकर इसको प्रारंभ किया गया था। प्रश्न आता है कई बार छोटा वाला कि भारत छोड़ो आंदोलन को किस नारे को शुरुआत के आधार पर शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी का कथन था करो या मरो, डू या डाई। इस आंदोलन के प्रारंभ होने के कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण थे, जिन्हें निम्नलिखित रूप से विस्तृत किया जा सकता है। पहला पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध और भारत की जबरन भागीदारी। तो 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीय नेताओं की सहमति के ही भारत को युद्ध में झोंक दिया। भारतीय नेताओं को ये निर्णय अपमानजनक लगा और उनका ये विरोध बरकरार रहा था। कांग्रेस ने मांग की कि अगर ब्रिटेन भारत की स्वतंत्रता की गारंटी देगा
तभी वे युद्ध में सहयोग करेगी, लेकिन ब्रिटेन ने इसे ठुकरा दिया था। कहने का मतलब क्या है कि 1939 का युद्ध होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, भारतीयों को जबरन उसमें घसीटा जाता है। लेकिन जब भारतीय ये मांग करते हैं नेता कि अगर हम उसका साथ देंगे आपका युद्ध में, लेकिन अगर आप वादा करें कि आप हमें आज़ाद कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, तो इस ठुकराव को क्या कर देते हैं, वो वायसराय ठुकरा देते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट आता है क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता 1942, तो मार्च 1942 में ब्रिटेन के भारत को युद्ध में सहयोग के बदले भविष्य में डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया देने का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर दिया। यानी क्रिप्स मिशन आता है और वह क्रिप्स मिशन 1942 में लेकर आता है और वह डोमिनियन स्टेट्स का एक प्रस्ताव रखता है भारतीयों के सामने, जिसमें प्रमुख रूप से एक तो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम लीग होते हैं सॉरी, और एक होता है कांग्रेस। लेकिन दोनों ही क्या करते हैं, उसको अस्वीकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी थी। क्रिप्स मिशन की असफलता से भारतीयों में गहरा असंतोष फैल गया था। तीसरा पॉइंट है ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। तो दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीतियों ने भारतीय जनता में आक्रोश पैदा कर दिया। असेंबली पर प्रतिबंध, प्रेस पर सेंसरशिप और नेताओं की गिरफ्तारी से लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हो गई। इससे जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध की भावना और भी भड़क उठी। कहने का मतलब क्या है कि जब ब्रिटिश सरकार की कुछ दमनकारी नीतियां आई तो उससे क्या हुआ, आक्रोश पैदा हुआ, असेंबली में प्रतिबंध लगे, कुछ गिरफ्तारियां हुई और कुछ लोगों को बाधित भी किया गया था। अगला पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण चौथा कि गांधी जी का बदलता रुख, करो या मरो का नारा। गांधी जी ने भी अपना रवैया बदल दिया था और एक नारा दिया, करो या मरो, डू या डाई। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह समाप्त करने की आवश्यकता को महसूस किया और देशवासियों से आह्वान किया, या तो वे देश को आज़ाद करें या मरने को तैयार रहे। करो या मरो का ये नारा जनमानस को झकझोर देने वाला था। और पांचवा पॉइंट आता है दोस्तों, आर्थिक शोषण और गरीबी। क्या पॉइंट है, आर्थिक शोषण और गरीबी। अगर इसको देखें तो ब्रिटिश शासन के तहत भारत की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों में अंग्रेजों का शोषण चरम पर था। युद्ध के दौरान वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई और आम जनता गरीबी, बेरोजगार और भूख से त्रस्त हो गई। आपको भी पता है, अगर किसी देश के मध्य युद्ध होता है या कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें आर्थिक तंगी देखनी पड़ती है, हमें वस्तुओं की कीमतें देखने को मिलती है, या किसी भी चीज़ का, हर चीज़ से हमें त्रस्त हो जाता है। छठा पॉइंट आता है जनता में राष्ट्रवाद की भावना का उभार। अगला पॉइंट क्या है, जनता में राष्ट्रवाद की भावना का उदार। तो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन को कई वर्षों की दमनकारी नीतियों ने भारतीयों में राष्ट्रवादी चेतना को मजबूत किया था। अब वे किसी भी कीमत पर आज़ादी चाहते थे। क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन अनेक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों का परिणाम था। इस आंदोलन यानी यह आंदोलन स्वतंत्रता की ओर एक निर्णायक कदम साबित हुआ, जिसने अंग्रेजों को ये संकेत दे दिया कि अब वे भारत पर अधिक समय तक शासन नहीं कर सकते। यद्यपि आंदोलन तत्काल स्वतंत्रता नहीं दिला सका, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। क्या कर दी, ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी और अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है 9 नंबर, जयप्रकाश नारायण के सामाजिक में। दोस्तों, आज प्रश्न ज़्यादा करवा रहा हूँ, बड़े क्यों करवा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर प्रश्न नहीं आते परीक्षा में, या आपने बताए जो हमारे काम नहीं आए। अब देखो, आप कोई 9th और 10th में पढ़ने वाले बच्चे हो नहीं कि जैसे हूबहू जो प्रश्न बताए वो छपकर आ जाएगा, वैसा नहीं होता है। प्रश्न आता है लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है या पूछने का तरीका अलग हो जाता है। बाकी जो 9-10 क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं वो पेपर में आने वाले रिलेटेड होते हैं। अगर आप उनको समझकर अच्छे से ये पॉइंट अगर याद करके लिखते हो ना, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होता है। इस प्रश्नों में से छोटे वाले प्रश्न लगभग सही हो जाते हैं। बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट जो छोटे वाले होते हैं आपको टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करवाता हूँ। अगर बात करें जयप्रकाश नारायण के सामाजिक में आर्थिक चिंतन का परीक्षण की, तो जयप्रकाश नारायण जेपी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और समाजवादी विचारक थे। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक चिंतन ने राष्ट्रीय या भारतीय राजनीति और समाज को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। उनके विचारों का परीक्षण निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है। पहला आता है सामाजिक चिंतन। क्या आता है, सामाजिक चिंतन। सामाजिक चिंतन में समाजवाद और समानता। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने जातिवाद, अस्पृश्यता, भेदभाव और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो जयप्रकाश नारायण होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो जातिवाद, जो अस्पृश्यता, छुआछूत है,
भेदभाव होते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार होते हैं, उनके बिलों क्या कहलाते हैं, आवाज उठाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बी में संपूर्ण क्रांति। अगर संपूर्ण क्रांति की बात करें तो 1970 के दशक में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक, सांस्कृतिक और नैतिक क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाना था। ये क्रांति अहिंसक, लोकतांत्रिक और जन सहभागिता पर आधारित थी। तीसरा पॉइंट है विकेंद्रीकरण। जयप्रकाश ने सत्ता और संसाधनों के विकेंद्रीकरण की वकालत की। वे ग्राम स्वराज, गांवों का आत्मनिर्भर बनाना के समर्थक थे, जो गांधीवादी विचारधारा के बहुत करीब माने जाते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है नैतिकता और चरित्र निर्माण। अगर नैतिकता और चरित्र निर्माण की बात करें तो जेपी का मानना था कि समाज में बदलाव केवल कानूनों से नहीं होता है, बल्कि व्यक्तियों के नैतिक चरित्र से होता है। अब जैसे कोई कानून बना दिया कि हमें रेड लाइट होती तभी गाड़ी को पार करना चाहिए, रोड को पार करना चाहिए, या हमें इस प्रकार के कानूनों का, नियमों का उल्लंघन करना नहीं चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए या और भी सुरक्षा। लेकिन हमारे कुछ नैतिक चरित्र भी होते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति है, हमें उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, या हमें देश का सम्मान करना। हमारे राष्ट्रीय जो वीर होते हैं, पुरुष होते हैं, महान उपाधियां होती है, महान जो भी लोग होते हैं, उनका सम्मान करना अपने नैतिक चरित्र को दर्शाता है। तभी संभव होता है, क्योंकि कानूनों से कहीं बेहतर अगर आपका नैतिक चरित्र है तो आप कानूनों को अच्छी तरीके से पालन कर सकते हैं। उन्होंने नैतिक मूल्यों की स्थापना को सामाजिक सुधार की नींव माना। दूसरा पॉइंट आता है आर्थिक चिंतन। दोस्तों, आर्थिक चिंतन के अंदर पहला आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो जेपी पूंजीवाद के विरुद्ध और समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के पक्षधर थे। उनका मानना था कि उत्पादन के संसाधनों पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए, जिससे संपत्ति की असमानता समाप्त की जा सके। अगला पॉइंट है सहकारी आंदोलन। तो सहकारी आंदोलन, उन्होंने सहकारी समितियों और सामूहिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही थी। उनके अनुसार इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता मिल सकती है। श्रम का सम्मान, उन्होंने श्रमिकों के अधिकार की रक्षा की बात की और ये कहा कि श्रम ही किसी राष्ट्र की असली संपत्ति है। उन्होंने मजदूर संगठनों को संगठित और मजबूत बनाने का जोर दिया था। अगला पॉइंट है विकेंद्रीय योजना प्रणाली। विकेंद्रित योजना प्रणाली, उसकी अगर बात करते हैं तो जेपी का आर्थिक दृष्टिकोण केंद्रीय योजना के बजाय स्थानीय आवश्यकताओं के संसाधनों पर आधारित योजना निर्माण का आधारित माना जाता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों की समीक्षा कीजिए। यानी भारत का विभाजन क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, तो उसकी अपने को समीक्षा करनी है। तो दोस्तों, भारत के विभाजन 1947 के प्रमुख कारण ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं औपनिवेशिक निवृत्ति से जुड़े हुए हैं। नीचे भारत के विभाजन के प्रसिद्ध कारणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। पहला पॉइंट है धार्मिक और सांप्रदायिक मतभेद। यानी कहने का मतलब है कि अगर भारत का विभाजन हुआ तो उसमें कहीं न कहीं पहला कारण महत्वपूर्ण यही था कि धार्मिक और सांप्रदायिक मतभेद था, दंगे होते थे। तो भारत में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच लंबे समय से सांप्रदायिक मतभेद आ रहे हैं। मुस्लिम लीग का जैसे अभी चल रहे हैं, अभी जैसे देखो 1 महीने का समय हुआ है अभी, तो पहलगाम के अंदर होता है, हिंदू और मुस्लिमों के मध्य झड़पें होती है, तो उसमें 25-26 हिंदुओं को मार दिया जाता है, एक मुस्लिम को मार दिया जाता है। तो उससे कारण आज रात को भारत के सेना के द्वारा पाकिस्तान में आक्रमण किया जाता है। यानी यानी जो केंद्र होते हैं जो आतंकियों के, वहाँ पर उसको फिर सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा, एयर स्ट्राइक के द्वारा उनको सबक सिखाया जाता है। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग का ये मानना था कि मुसलमान एक अलग कौम है, जिनकी संस्कृति, धर्म, खान पान और परंपराएं हिंदुओं से अलग हैं। इस मतभेदों को अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत और अधिक गहरा बनाया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत। अगला दूसरा पॉइंट है द्विराष्ट्र सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी। यह सिद्धांत मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्तुत किया था। यानी जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है किसने प्रस्तुत किया, जो उस समय मुस्लिम लीग के नेता थे प्रमुख मोहम्मद अली जिन्ना, उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उनके अनुसार हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं और उन्होंने एक साथ एक देश में नहीं रखा जा सकता। इसी सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान की मांग की गई थी। तीसरा पॉइंट है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच टकराव। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच विचारधारात्मक और राजनीतिक मतभेद थे। कैसे थे? विचारात्मक और राजनीतिक मतभेद थे। जिन्ना को ये लगता था कि मुस्लिमों के हित कांग्रेस में सुरक्षित नहीं है। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पास किया और जिससे स्वतंत्र मुस्लिम लीग राष्ट्र की मांग की गई थी। चौथा पॉइंट है ब्रिटिश नीति और विभाजन की योजना। ब्रिटिश नीति और विभाजन की योजना। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार भारत से शीघ्र हटना चाहती थी। ब्रिटिश शासकों को डर था कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष के भारत में गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है, इसलिए उन्होंने सत्ता हस्तांतरण से पहले विभाजन को स्वीकार कर लिया था।
5वां पॉइंट आता है दोस्तों 1946 का दंगा और डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे, तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया, जिससे देश के कई हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए। कोलकाता, नोआखाली, बिहार, अन्य स्थानों पर भारी नरसंहार हुआ था। इसने विभाजन की मांग को और तीव्र कर दिया। कांग्रेस की सहमति और माउंटबेटन योजना, कई नेताओं को लगा कि विभाजन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यानी उस समय कुछ नेता थे जिन्होंने विभाजन को लेकर द्विराष्ट्र सिद्धांत पास करवा लिया, जिससे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो आपको द्विराष्ट्र सिद्धांत भी पता होना चाहिए और किसके द्वारा हुआ था और कुछ कौन कौन व्यक्ति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे और माउंटबेटन योजना होती है 3 जून 1947 को। कांग्रेस ने भी भारी मन से विभाजन को स्वीकार किया ताकि देश में स्थिरता आ सके। प्रांतीय राजनीति और मुस्लिम बहुल राज्य, तो पंजाब, बंगाल, सिंध जैसे प्रांतों में मुस्लिम बहुल आबादी मानी गई है। वहाँ के राजनीतिक प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा जताई थी। फिर दोस्तों निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत का विभाजन एक जटिल प्रक्रिया थी। इसके पीछे कई सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक कारण थे। ये भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी, जिसने लाखों लोगों को इस विस्थापन और हिंसा का शिकार बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार, आपका विश्वास और आपका स्नेह इसी तरह बना रहेगा। तो आगे और वीडियो लाते रहेंगे। सभी कंपटीशनों की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के शेयर करें। लेकिन जो कल 7 मई को या आज की रात को 7 मई को सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उसके आप उपलक्ष्य में सभी दोस्त जितने भी अभी MGC के या कोई भी कॉलेज के पेपर देख रहे हैं अभी ये वीडियो, जितने भी लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी इस वीडियो के अंदर में आप जय हिंद कमेंट करें। जय हिंद कमेंट करें या जय हिंद जय भारत आप कमेंट लिखें और वीडियो के बारे में बताएं कि सर कैसा था। नेक्स्ट वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा आगे परीक्षा के कुछ 1-2 दिन पहले। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत, सभी जय हिंद का जयकार लगाए और भारत का तिरंगा भेजें।